हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ रितु पांडे। हमारे चैनल पर हर तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पेपर की न्यूज़ के थ्रू दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो स्किप ना हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली अपडेट हमारी कानपुर के मैदर लेदर पार्क से संबंधित है, जिसमें 50,000 बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है। जिसमें कानपुर में 260 एकड़ क्षेत्र में मेगा लेदर पार्क की स्थापना से 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 5,850 करोड़ रुपए की निवेश आया है। अपने अपर मुख्य सचिव MSME डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा है कि लेदर पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ताकि गंगा नदी में प्रदूषण ना हो। और डॉक्टर सहगल बुधवार को निर्यात भवन में लेदर पार्क की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेदर पार्क की DPR भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी वहां विकास कार्य शुरू कर देगी। इससे पहले भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति मिल चुकी है। कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई। यह देश का पहला लेदर पार्क होगा। इसकी स्थापना से कानपुर देश के 10 बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में अपने स्थान को और बेहतर करने में सफल होंगे। मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस लेदर पार्क में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 1.5 लाख लोग परोक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। डॉक्टर सहगल ने कहा कि करीब 36 करोड़ रुपए से 235 एकड़ भूमि कानपुर के रमई नगर गांव में अधिग्रहित की गई है। लेदर पार्क में उत्पादन से लेकर उत्पादों के प्रदर्शन की भी व्यवस्था होगी। यही नहीं, लेदर पार्क में उत्पादों को खरीदने के लिए आने वाले दुनिया भर के निवेशकों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। अगली जॉब से रिलेटेड अपडेट हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से है। यहाँ पे शासन ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती कराने का निर्देश दे दिया है। इसके तहत 3,900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2016 पद का अधियाचन भेजा है, लेकिन उसमें 36 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके चलते आयोग विज्ञापन नहीं निकाल रहा है और भर्ती फंसी हुई है। अधिकारियों की कार्य प्रणाली से नाराज प्रतियोगियों ने बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगी से ने 36 आरक्षण का निस्तारण न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। प्रतियोगी डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नई भर्ती होनी है, लेकिन निदेशालय 36 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। अब जो कि इस पे कार्यवाही शुरू हो गई है, तो इसकी भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी डाकघर भर्ती 2021 से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग की ओर से दिल्ली पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की 233 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इच्छुक उम्मीदवार www.appost.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2021 है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे। ग्रामीण डाक सेवा की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक पद भरे जाएंगे। आयु सीमा इसकी है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु सीमा का निर्धारण 27 जनवरी 2021 के आधार पर किया जाएगा।
अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी है और 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होनी भी ज़रूरी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। टेक्निकल योग्यता यहाँ पे मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है तो उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। वेतनमान पद के अनुसार होगी, जिसमें बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये होंगे। जीडीएस और एबीपीएम के लिए 10,000 से 12,000 रुपये होंगे। चयनित प्रक्रिया उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है तो उसे एक ही पद के लिए चयनित किया जाएगा। पद पाने के लिए अन्य जरूरी शर्तें हैं। निवास पदों के लिए अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये ज़रूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। आय का स्रोत उनका पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वो अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के लिए 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। और यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन जीडीएस बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 10th पास दे रहा है और जिन लोगों ने जिनकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो इसमें मान्य नहीं होगी, उसकी मेरिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिनकी कम क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें अच्छा दिखा सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स यूपी की एंड्रॉयड ऐप है, उसे आप ज़रूर देखिए, उसे आप ज़रूर डाउनलोड करिए और उस पर हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को आप पढ़िए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी गवर्नमेंट जॉब में। एंड नेक्स्ट हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारा चैनल तो है ही, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली अपडेट जो है हमारी यूपी पीसीएस की पीसीएस इंटरव्यू 2019 की है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2019 का इंटरव्यू 28 जनवरी यानी कल से शुरू होंगे और 28 जनवरी यानी आज से शुरू हो चुके हैं। ये इंटरव्यू 4 फरवरी तक तो 2 सत्रों में सुबह 9 व दोपहर 1 बजे से होंगे। 31 जनवरी को साक्षात्कार नहीं होगा। कुल 4,053 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और 7 दिनों में इंटरव्यू पूरी होंगी। पीसीएस के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 388 पदों के लिए ही इंटरव्यूज होंगे, जबकि 65 पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। अभी जो बच्चे 8 तक स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको अभी वेट करना होगा, उनके स्कूल से अभी नहीं खोलेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बंद रहे कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों को खोलने को लेकर अभी सरकार के स्तर पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि अलग अलग स्कूलों व विद्यालय प्रबंधन संघ से 50% क्षमता के साथ विद्यालय खोलने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन सरकार को अभी कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। इसकी एक वजह कि अभी बच्चों को लेकर कोरोना टीका भी इंतजार है। प्रदेश सरकार पर निजी विद्यालयों की ओर से लगातार कोरोना गाइडलाइन पर अमल कर आधी क्षमता के साथ विद्यालयों को खोलने के लिए दबाव आ रहा है, लेकिन
सरकार अभी इस बार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। सूत्रों का कहना है कि कक्षा 9 से 12वीं तक अब सभी बोर्ड के स्कूल खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में भी पढ़ाई शुरू होने लगी है, लेकिन माध्यमिक हो या फिर बेसिक शिक्षा के विद्यालय, जहाँ भी कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाती है, उनमें सिर्फ शिक्षकों को ही नियमित विद्यालय आकर अध्यापन के लिए के नए मेथड के जरिए छात्रों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐसे ही शिक्षक संगठनों के नुमाइंदों में से बुधवार को मुलाकात के दौरान कहा कि जब भी कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं, छोटे बच्चों की कक्षाओं को शुरू कराने पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके लिए इंतज़ार करना होगा। उन्होंने शिक्षक विधायकों से ज्ञापन लेने के बाद कहा कि सरकार के लिए सभी की सुरक्षा प्राथमिक है। अगली अपडेट हमारी बेसिक शिक्षा विभाग से है, जिसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 27 एवं 28 जनवरी को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची में शामिल शिक्षकों को रिलीव करने की तिथि अब 1 और 2 फरवरी तक तय की है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पहले 27 एवं 28 को रिलीव होने के बाद 29 और 30 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करना था। अब कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 4 एवं 5 फरवरी तय कर दी गई है। यहाँ पे डीएलएड परीक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की डीएलएड प्रशिक्षण 2017, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, सेवारत मृतक आश्रित और बीटीसी 2014, बीटीसी 15 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 फरवरी को होगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा का समय प्रश्न पत्र के अनुसार होंगी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और 10 से 11, दोपहर 12 से 1 और दोपहर 2 से 4 तक होंगी। 2 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास और दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। वहीं 3 फरवरी को सुबह 10 से 11 विज्ञान और दोपहर 12 से 1 बजे गणित और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। 4 फरवरी को सुबह 10 से 11 बजे हिंदी, दोपहर 12 से 1 बजे अंग्रेजी और दोपहर 2 से 3 बजे शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न की परीक्षा होगी। अगली अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी एवं प्रवक्ता परीक्षा कला विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने बुधवार को परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चयन बोर्ड लगातार दूसरे विषयों के परिणाम घोषित कर रहा है, जबकि कला विषय के परिणाम में देरी हो रही है। यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ 2016 परीक्षा के पेपर लीक के प्रकरण में दर्ज किए गए बयानों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सीबीसीआईडी ने पेपर लीक प्रकरण में दर्ज किए बयान के बाद यहाँ पे उत्तर लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के पर्चा लीक मामले में सीबीसीआईडी एवं विशेष जांच दल ने शिकायतकर्ता प्रतियोगी छात्रों के बयान दर्ज किए। सीबीसीआईडी और पुलिस के आईडी सेल ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता अवनीश पांडे एवं दूसरे छात्रों का बयान लिया। विशेष जांच दल ने अवनीश से पूछा कि प्रश्न पत्र आउट होने के बारे में उन्होंने सबसे पहले कहाँ शिकायत दर्ज की। अवनीश ने साक्ष्य सहित बताया कि वह पहले परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ उसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने समर्थन में आयोग के गेट पास की रसीद भी जांच टीम को उपलब्ध कराई। जांच टीम ने सबसे पहले प्रश्न पत्र पाने वाले मऊ आइमा के प्रतियोगी छात्र, जिसकी मौत हो चुकी है, का मोबाइल भी सील कर दिया है। आयोग की ओर से 27 नवंबर 2016 को परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा विवादों में आ गई थी, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। बाद में नए सिरे से परीक्षा आयोजित की गई। पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोगों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी शासन ने विशेष जांच दल को दी थी। हमारी अगली अपडेट यूपी बोर्ड 2021 परीक्षा से रिलेटेड, जिसमें आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए 8,497 परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची जारी कर दी है। यहाँ पे बता दिया गया है कि कोविड 2019 की गाइडलाइन के चलते बोर्ड ने 10% अधिक केंद्र बनाए हैं और जहाँ पे विसंगति पर प्रधानाचार्यों से 30 तक रिपोर्ट लिए जाएंगे। यहाँ पे अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। विधवाओं व महिलाओं को यहाँ पे दूर दूर दिया गया है पोस्ट। तो ये बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दूसरे चरण में नियुक्त 36,590 सहायक अध्यापकों की स्कूलों में तैनाती में विधवाओं, दिव्यांग और महिलाओं को दूर दराज के स्कूलों में तैनाती मिली है। शासन के आदेश की गलत व्यवस्था कर जिलों में महिलाओं को शिक्षक विहीन और एकल विधायक में तैनाती देने की शिकायत सामने आई है। नवचयनित 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी तक स्कूलों में तैनाती दी गई। इससे पहले शासन ने शिक्षक विहीन और एकल विद्यालयों में तैनाती देने की गाइडलाइन शासन ने की थी। वहीं विधवा, दिव्यांग और महिलाओं को तैनाती में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकांश जिलों में हुई काउंसलिंग में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने विधवा, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को जिला और ब्लॉक मुख्यालय से दूर दराज के स्कूलों में नियुक्ति का विकल्प दिया है। महिला शिक्षकों व उनके साथ गए परिजनों ने जब इस व्यवस्था का विरोध किया तो बीएसए ने शासन की गाइडलाइन का हवाला देकर स्पष्ट कर दिया कि पहले शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले पहले स्कूलों में ही तैनात किए जाएंगे। महिला शिक्षकों का आरोप है कि दूर दराज के गांव में स्थित स्कूलों में महिलाओं को तैनाती देने के बाद अब जिला और ब्लॉक मुख्यालय के नज़दीक स्थित स्कूलों में पुरुष शिक्षकों को आसानी से मनचाही जगह पोस्टिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।